नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर डेस्टिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल आपने लल्लन टॉप डिबेट देखी होगी, नहीं भी देखी तो सारा इस 10 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको वो फैक्ट्स और नॉलेज देने की कोशिश करूँगा जो शायद से उस वीडियो में छूट गए और आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस वीडियो में सिर्फ वही बातें इंक्लूड करूँगा जो वहाँ पर छूट गई, समय की कमी कह लीजिए या कुछ भी। चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी जी डिबेट के होस्ट होते हैं, रॉय और डॉक्टर सिंह आमने सामने होते हैं। एक एनालिस्ट होते हैं जो फैक्ट चेकिंग की अतिरिक्त सेवा प्रदान कर रहे होते हैं। द्विवेदी जी पर थोड़े आरोप हैं बायस्ड होने के, क्योंकि वो हंसते हुए हर सवाल पूछ रहे थे रॉय से और उन्होंने कोई भी सवाल डॉक्टर सिंह से नहीं पूछे। इस पर भी बात करेंगे। डिबेट की शुरुआत होती है 0.1 के मृत्यु दर वाले फिगर से। रॉय साहब से पूछा जाता है कहाँ पर मिलेगा ये डेटा। रॉय साहब न्यू इंग्लैंड जर्नल का हवाला देते हैं। जर्नल सबके सामने खोला जाता है तो मालूम पड़ता है कि उसमें 2 से 4% मृत्यु दर लिखा हुआ है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन रॉय साहब देते हैं कि ये 2 से 4% का मृत्यु दर हॉस्पिटलाइज केसेस के आधार पर है। उन केसेस का क्या जो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, जो घर पर ही ठीक हो गए। इसलिए मैं इसे इन्फ्लुएंजा के 0.1 के समान मानता हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक पिन पॉइंट सवाल है कि पहली चीज़, जो इन्फ्लुएंजा का मृत्यु दर है 0.1% वाला, वो भी उन्हीं केसेस का है जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं। जो लोग इन्फ्लुएंजा से घर पर ही ठीक हो गए, जिन्हें फ्लू आकर चला गया, तो उनकी काउंटिंग तो इन्फ्लुएंजा में भी नहीं होती। या जो लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय केमिस्ट से दवाई ले आए, अपने नियरेस्ट फिजिशियन से ले आए, तो वो तो रिपोर्टेड केसेस में काउंट ही नहीं होते। जो सीरियस केस होगा वही तो जाएगा हॉस्पिटल। हर बीमारी में वही डेटा सामने आता है जो रिपोर्टेड केसेस का होता है। दूसरा सवाल है कि जब आप अपने दर्शकों का सीधा 0.1% का डेटा क्यों बता देते हो कि उस फलाने जर्नल में लिखा है। आप अपने वीडियोस में भी पूरा एक्सप्लेन करो कि वहाँ 0.1% नहीं लिखा, बल्कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तीसरा सवाल, जब आप अपनी एजम्पशन लगा ही रहे हो तो क्यों नहीं कह देते कि सभी रिसर्च में 0.1% का डेटा लिखा हुआ है। सिर्फ न्यू इंग्लैंड जर्नल का ही नाम क्यों ले रहे हो। 2 से 4% का डेटा तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रहा है, तो फिर इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी रह गई। मैं बताता हूँ कारण। इसलिए कि आपके दर्शकों को लगे कि आज फिर से मैं एक दबा हुआ सीक्रेट खोज लाया हूँ जो फार्मा सेक्टर ने, मीडिया ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत छुपा रखा था, और मैं नायक बन के एक बार फिर हाजिर हूँ। चौथी बात ये कि कोरोना के केस में एग्रेसिवली टेस्टिंग हो रही है। तो ये डेटा, अगर इसमें 3% ऑफ रिपोर्टेड केस चल रहा है तो उम्मीद है ये 3% ही होगा एक्चुअली में भी। क्योंकि हो क्या रहा है, मान लीजिए एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव था, तो उन सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जो डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए, और उनकी टेस्टिंग की जा रही है सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए। जबकि कॉमन फ्लू में ऐसा नहीं होता। और ये बात मैंने काफ़ी दिन पहले भी कही थी कि जो मोर्टेलिटी रेट का वर्ल्ड डेटा है वो चाइना के डेटा की वजह से लो एवरेज चल रहा है, और चाइना के डेटा पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। और आपने देखा होगा अब इतने दिन बाद चाइना ने अपना डेटा रिवाइज कर दिया है कि कई सारी डेथ्स तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाई जल्दबाजी में। अब एक सवाल डॉक्टर सिंह से पूछा जाता है कि टीबी से इतने लोग मरते हैं जबकि टीबी का स्प्रेड रेट 10 है, तो टीबी की वजह से लॉकडाउन क्यों नहीं किया जाता। तो इस पर डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि टीबी से मरते हैं तो कोविड-19 से भी मरने दिया जाए। और यदि टीबी का बैक्टीरिया म्यूटेट होकर आएगा और तबाही मचाएगा तो हो सकता है हमें टीबी की वजह से भी लॉकडाउन करना पड़े। डॉक्टर सिंह की इस बात में थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है क्या, कि जिस पैथोजन की वैक्सीन लोगों को लगा दी जाती है तो उसका जो म्यूटेटेड वर्जन भी आएगा, मतलब रूप बदल कर भी यदि वायरस आएगा, तो उस पर भी पेरेंट स्ट्रेन की वैक्सीन असरकारक होती है। बेशक उसकी इफेक्टिवनेस कुछ कम हो जाती है, एकदम से तबाही वाली चीज़ नहीं आएगी, और साथ ही नई स्ट्रेन की वैक्सीन बनाने में भी कम टाइम लगेगा। जब सार्स 2002 में आया था तो यदि वैक्सीन का काम चंद पैसों के चलते ना रोका गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि फार्मा कंपनीज़ को लगा ये बीमारियां कंटेन हो चुकी हैं, ये वापस नहीं आएगा, बेकार है रिसर्च को फंड करना। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस रोज़ रूप बदल कर आता है पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके प्रति हम इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं। और चूंकि टीबी एक वैश्विक प्रकोप रहा है तो इसलिए इसका जो म्यूटेटेड बैक्टीरिया आएगा उसकी एंटीबायोटिक्स अभी से तैयार की जा चुकी हैं। एक्सडीआर टीबी का सफल इलाज उपलब्ध है और अतिरिक्त एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करने पर भी काम लगातार चल रहा है। तो एक बार कोई बीमारी आ जाए फिर तो उसकी वैक्सीन और एंटीडोट का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब इस SARS-CoV-2 का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये भविष्य में फिर से रूप बदल कर आए तो हमें इसके लिए एडवांसली प्रिपेयर्ड हों। दिक्कत तब होती है जब कोई पैथोजन नया आए जो कभी हमने पहले देखा ही ना, क्योंकि ना ही उसकी वैक्सीन होती है और ना ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी का एंटीडोट। एंटीवायरल हैं हमारे पास, कोविड-19 पर असर भी कर रही हैं पर एकदम से स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए जब कोई नया वायरस आता है आप इतना हल्ला सुनते हो मीडिया में कि वायरस आ गया, वायरस आ गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है
कि टीबी का स्प्रेड रेट या आर नॉट बेशक से 10 है, लेकिन वो चंद दिनों की दवाई में 1.5 से भी नीचे चला जाता है, जबकि कोविड-19 में उल्टा है, जितना ज़्यादा पेशेंट बीमार पड़ेगा उतना ही संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। और टीबी से लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने जाते। पिछला वीडियो मैंने इसी पर बनाया था, ज़रूर देखें उसे। ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ने को मिलते हैं कि मुझे एमडीआर टीबी निकली थी, डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई बता दी, लेकिन डीआईपी डाइट ली और अब मैं ठीक हो गया। आप ठीक नहीं हुए हो, ये वहम है आपका। और जब रॉय साहब से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि पेशेंट कोरोना से नहीं उसके इलाज से मर रहे हैं, जबकि क्वारंटीन सेंटर्स में भर्ती लोगों को सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब स्थिति बिगड़ती है तभी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो भी मनमर्जी से नहीं, प्रोटोकॉल के अनुसार। तब इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास, कंप्लीट ब्लैंक। तीसरी चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, हर जर्नल पूरी रिसर्च प्रकाशित करता है, लेकिन रॉय साहब कोई डेटा किसी वेबसाइट से उठाते हैं तो कोई डेटा किसी और से। कल सीडीसी, जामा, WHO, इंग्लैंड जर्नल, सीडी नाम की प्राइवेट लैब, यूरो मोवो, अखबार की कटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी ध्यान नहीं है, सबकी दुहाई दी गई। जब एक जगह डेटा अवेलेबल है तो इतनी भागदौड़ क्यों करनी। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा करते हैं रॉय साहब। लोवेस्ट डेटा की फिराक में रहते हैं, कहीं से सबसे कम मिल जाए डेटा। जैसे कोविड-19 का स्प्रेड रेट 4.4 भी है, कई रिसर्चेस में सामने आया है, लेकिन चुनाव हो गया जो सबसे कम दिख रहा है 2.2, इसका औसत भी 3.5 है। अब यहाँ पर रॉय साहब और उनके फॉलोअर कह रहे हैं कि एक बार पेशेंट दे के देखा जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसमें वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पेशेंट चाहिए, क्योंकि 80% तो खुद ही रिकवर हो जाएंगे। और ऐसे पेशेंट जिसको सीवियर निमोनिया हो गया है, लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, पानी भर गया है, सांस नहीं आ रही है क्योंकि फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेटर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे कोरोना के पेशेंट को ठीक करके दिखाओगे क्या आप? ऐसे पेशेंट को 8 ग्लास संतरे का जूस कैसे पिलाया जाएगा? थोड़ा प्रकाश डालें। दूसरी चीज़, एक सवाल आता है, जो कोरोना पेशेंट रिकवर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो मैं आपको एक वायरल लोड का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यानी जिस आदमी का इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उसको उतना ही खतरा होगा। और इसीलिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, इन लोगों को ज़्यादा खतरा है। जैसे मात्र 52 साल के पंजाब के एसीपी कोविड-19 से लड़ते हुए शहीद हो गए, कारण सीधा सा एक्सपोजर ज़्यादा रहा है। तो ये बात उन लोगों को बता रहा हूँ जो कमेंट करते रहते हैं कि भाई मुझे तो कोरोना होके चला भी गया, लेकिन कोरोना वायरस से मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, और इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का स्कैम है कोरोना वायरस। तो ऐसा नहीं है, एक्सपोजर के ऊपर बात आती है सारी। आपने एक कोरोना पॉजिटिव से पिज़्ज़ा लिया या सब्जी खरीदी और एक दूसरा आदमी सीवियरली इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो दोनों व्यक्ति के अमाउंट ऑफ एक्सपोजर में अंतर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपकी नॉलेज में आज कुछ भी ऐड हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद।